हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोग यहाँ पर आपके लिए उत्तराखंड स्केलर एग्जाम के लिए यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन जो केमिस्ट्री से रिलेटेड थे वो डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हम यहाँ पर दो लेक्चर इसमें कवर कर चुके हैं। आज ये थर्ड लेक्चर आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस का रहने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए क्या रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाई कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। यानी कि कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा इनमें से वो कौन सी धातु है जिसको निष्कर्षित हम नहीं कर सकते हैं। यानी कि हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको निष्कर्षण करना है किसका, इस मेटल का, और वो कौन सा मेटल है, ठीक है ना, उसके ओर से। तो यहाँ पर बात करेंगे हम कि जो एल्यूमिनियम, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एल्यूमिनियम एक रिएक्टिव मेटल है। कैसा मेटल है? एक रिएक्टिव मेटल है। यहाँ पर अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। और अभिक्रियाशील धातु जो होती हैं उनका निष्कर्षण यहाँ पर किससे किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युत अपघटन विधि द्वारा यहाँ पर इनका निष्कर्षण किया जाता है। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जीरो केमिस्ट्री स्केलर सर्च मारना आप टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा। उसमें इसका टेबल भेजा हुआ है इस वाले क्वेश्चन के लिए, उसको देख लेना, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपको सिर्फ एल्यूमिनियम के लिए ही नहीं, और भी जो मेटल्स हैं उनका जो हमको निष्कर्षण देखना है, एक्सट्रैक्शन देखना है, वो कौन से मेथड से यहाँ पर किया जाता है, वो चीज़ आपको याद कर लेनी है। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एन एटम दैट हैज 4 प्रोटॉन्स, 5 न्यूट्रॉन्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर हमें बताना है किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या जिसमें 4 प्रोटॉन, 5 न्यूट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन है। और मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर द्रव्यमान संख्या कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, कैपिटल ए इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर कैसे कैलकुलेट हो जाएगा? बताओ, प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 4 है। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 5 है। तो टोटल कितने हो गए? 5 और 4 9। तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? मास नंबर हो जाएगा आपके पास 9। और ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन, अभी जितने भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारे के सारे आपके वंदरोगा एग्जाम जो था उसमें आए हुए क्वेश्चन हैं। अभी पहले हम उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर करूंगा, ठीक है। पहले सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास वंदरोगा में हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पर नए क्वेश्चन प्रिपेयर करूंगा आपके लिए जो हमारे एग्जाम के लिए रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पर हमने ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एन एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स इज, सभी अम्लों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? और आपने सुना होगा एसिड कौन होता है? जो H प्लस आयन डोनेट करता है, जो H प्लस आयन डोनेट करता है, यानी कि यहाँ पर H प्लस आयन रिलीज करता है। तो ऐसा यहाँ पर हमारे पास होता है एसिड। एसिड वो एलिमेंट, वो हमारे पास क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं जब उनको डिजोल्व किया जाता है। कहाँ पर? यहाँ पर वाटर में डिजोल्व किया जाता है। तो अम्लों में कौन सा यहाँ पर तत्व पाया जाएगा? तो सीधे सीधे बात आप ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। ये बात आप लोग सीधे याद रख लेंगे। जो अम्ल होते हैं उनमें पाया जाने वाला तत्व कौन? तो हाइड्रोजन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हाई टेम्परेचर्स एंड आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक आयरन एंड इलेक्ट्रिक टोस्टर्स। निम्नलिखित में से कौन उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है और आमतौर पर इसका उपयोग विद्युत इस्त्री और विद्युत टोस्टर में किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, जो एलॉयज होते हैं, ठीक है ना, मिश्र धातु जो होते हैं, जो मिक्सिंग करी रहती है हमने किसी चीज की, धातुओं की, दो या दो से अधिक धातुओं मिलाते हैं और उनसे बनता है मिश्र धातु, जिसको हम एलॉय कहते हैं। और एलॉय आसानी से ऑक्सीडाइज यानी कि ऑक्सीकृत नहीं होता है, और इनका प्रयोग किया जाता है यहाँ पर विद्युत इस्त्री और विद्युत टोस्टर बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास, जो कि एलॉय यानी कि मिश्र धातु है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहां पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज लिबरेटेड। वह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की होती है जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है? और मुझे लगता है ये आप आसानी से बता सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होने वाला है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें ऊष्मा यहां पर निर्मुक्त होती है, यानी कि हीट लिबरेट होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, हीट रिलीज होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम यहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और ये आप सभी को पता होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। द पीएच वैल्यू ऑफ 7 इंडिकेट्स, 7 पीएच मान कौन दर्शाता है? 7 किसका पीएच मान होता है? उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, एसिड कहेंगे, बेस कहेंगे, या फिर कुछ और कहेंगे? तो मुझे लगता है पीएच जो आपके पास स्केल होती है, पीएच स्केल की काफ़ी चीज़ें मैंने आपको करा रखी हैं, लगभग सारी ही चीज़ें पीएच स्केल से रिलेटेड मैंने आपको करा रखी है, ठीक है ना। तो आपको पीएच स्केल से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो 7 पे आपको पता ही है कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। 7 पे क्या होता है? उदासीन होता है, ना तो एसिड होता है और ना ही वो बेस होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर Which of the following is an example of heterogeneous mixture? निम्नलिखित में से विषमांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा है? विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण दो तरीके के मिक्सर होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ पर हम विषमांगी और समांगी को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? तो हम बोलते हैं अगर उसका कंपोजिशन थ्रू आउट दी मिक्सचर क्या है? सेम है, यूनिफॉर्म है, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यहाँ पर समांगी मिश्रण होता है। और जब यहाँ पर उसका जो कंपोजिशन यानी कि संगठन पूरे उसमें, पूरे किसमें? पूरे यहाँ पर मिक्सर में क्या नहीं होता? यहाँ पर समान नहीं होता है, असमान रहता है, नॉन यूनिफॉर्म रहता है, उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। आपको पता है वायु जो है, वायु में आप पहचान नहीं सकते कि कौन कौन सी चीज़ें मिली हुई हैं, आप ऐसे देख के पहचान नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो ये तो समांगी मिश्रण हो गया, ठीक है। तो समांगी मिश्रण मतलब जिसमें आप देख के पहचान पाओगे, आप जिसमें देख के नहीं पहचान पाओगे कि कौन कौन से कंपोनेंट से बना हुआ है, और विषमांगी में आप पहचान सकते हो कि कौन कौन से कंपोनेंट से बना हुआ है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर शुगर एंड वाटर, पानी में आपने यहाँ क्या किया? चीनी मिलाई, घोलने के बाद आपको पता ही नहीं है चीनी के पार्टिकल्स कौन से हैं, वाटर के पार्टिकल कौन से हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी आपके पास समांगी मिश्रण का उदाहरण है। फिर आप बात करें यहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर, नमक और पानी का पानी का जो मिश्रण रहता है, ये भी समांगी होमोजीनियस मिक्सचर होता है। बट अगर आपने क्या किया, यहाँ पर सॉल्ट लिया आपने, नमक लिया, उसके साथ काली मिर्च मिलाई आपने, सॉल्ट और काली मिर्च को मिला के देखा, तो आपको आसानी से पहचान सकते हो कि सॉल्ट कौन सा इसमें से और काली मिर्च कौन सी, पेपर कौन सा है, ठीक है ना। तो विषमांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं इसको, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम दैट हैज 3 प्रोटॉन्स 4 न्यूट्रॉन्स एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स? हमको यहाँ पर एटॉमिक नंबर बताना है। पहली चीज परमाणु क्रमांक, क्या मैंने आपको बता रखा परमाणु क्रमांक क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? तो आपको पता है परमाणु क्रमांक होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ एटम। किसी एटम के, किसी तत्व के परमाणु के केंद्र में पाए जाने वाले न्यूट्रॉनों की जितनी संख्या होती है, उसी को हम उस परमाणु का या एलिमेंट का क्या कहते हैं? यहाँ पर एटॉमिक नंबर कहते हैं, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो आपको पता ही है यहाँ पर क्या है, कितने प्रोटॉन्स है इसके पास? इसके पास 3 प्रोटॉन्स है, और पूछा क्या है उसने? 3 प्रोटॉन है और परमाणु संख्या पूछ रहा है सीधे। तो बता दो यार, 3 प्रोटॉन है तो परमाणु संख्या कितनी होने वाली है? 3 ही होने वाली है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, नो कैलकुलेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास, मेटल कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड रिलीजेस। तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर धातु कार्बोनेट, हम बात कर रहे हैं मेटल कार्बोनेट की। मेटल कार्बोनेट जो होती है, मुझे लगता है ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, मेटल कार्बोनेट जो होते हैं यहाँ पर किसके साथ रिएक्शन करवानी है? डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवानी है। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या बनता है हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास मेटल साल्ट बनता है। क्या बनता है? मेटल सॉल्ट बनता है। साथ ही साथ यहाँ पर CO2 गैस रिलीज होती है, और साथ ही साथ यहाँ पर H2O भी रिलीज होता है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या बनता है? H2O भी बनता है। तो आपको बात ध्यान रखनी है कि जब भी मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन करवाएंगे हम किसके साथ? डाइल्यूट एसिड के साथ, तनु अम्लों के साथ, तो यहाँ पर धातु लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और H2O बनता है। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास? ऑप्शन A B C D, ए में CO CO2 H2O। देखो ऑप्शन नंबर B और C, ऑप्शन बी और सी दोनों इसके सही आंसर हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी और सी इसके सही कर लेना। अगर आएगा हमारे पास तो एक ही ऑप्शन में दिया रहेगा। वैसे पेपर में उसने 2 अलग अलग ऑप्शन दिए थे, तो क्वेश्चन में तुम्हारे को यहाँ पर क्या कर सकते थे तुम यहाँ पर वहाँ जाकर ऑब्जेक्शन उठा सकते थे। दोनों आंसर इसके सही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। CO2 भी रिलीज होती है, साथ ही साथ H2O भी यहाँ पर बनता है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहने वाला हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा हमारे पास, द pH वैल्यू ऑफ प्योर
प्योर वाटर इज। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, शुद्ध जल का हमको पीएच मान, अरे यार हो गया, करो। 0 होता है क्या? तो आधे लोग सीधे 0 पे मत भाग जाना भाई। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, इसलिए उसका पीएच मान 7 यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिनेबार? सिनेबार एक ओर होता है, किसका ओर है? और यानी कि अयस्क है, किसका अयस्क है? तो मरकरी, मरकरी को बोलते हैं Hg, Hg का यहाँ पर अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके पास पूछे भी जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते हैं, इतनी इनकी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने की, बट फिर भी देख लेते हैं। अगर आपको पेपर में पूछ लिया जाए, क्या पता, कुछ भी चांसेस हो सकते हैं, चाहे 1% ही चांस हो इनको आने के, तो फिर भी यहाँ पर आप लोगों को एक आइडिया रहेगा कि हमने एक बार इसको देखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When the pH of a solution decreases its हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यानी कि H+ की कंसंट्रेशन की बात हो रही है कि जब pH कम होता है, आपको पता है ये pH स्केल है, ये 7 है, ये 0 और ये 14, ठीक है, pH स्केल है। pH जब कम होता है, 7 से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, pH कम हो रहा है, इधर से हम लेफ्ट की साइड जा रहे हैं, राइट से, तो pH कम हो रहा होगा, तो हाइड्रोजन प्लस आयन की, यहाँ पर H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही होती है? बढ़ रही होती है। ये बात ध्यान रखना है। राइट टू लेफ्ट जाने पे H+ कंसंट्रेशन क्या होती है? इंक्रीज होती है, और राइट जाने पे H+ की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है pH स्केल से, तो ये बातें आप लोगों को याद करनी है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। जैसे जैसे हम क्या होंगे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर pH कम होता है, इधर की तरफ pH कम हो रहा है, तो pH कम होने पे एक तो एसिडिटी बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो रहा है? H+ आयन की कंसंट्रेशन भी बढ़ती है, सांद्रता बढ़ती है। ये बात आप लोग ध्यान रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है? प्योर वाटर केप्ट ओपन इन अ वेसल एब्जॉर्ब CO2 देन इट्स pH विल बी। एक खुला बर्तन है, उसमें शुद्ध जल रखा हुआ है, वो CO2 गैस को एब्जॉर्ब, अवशोषित कर लेता है, इससे उसके pH पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, pH ऑफ वाटर कितना होता है? 7 होता है, तो यहाँ पर वो ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, तो यहाँ पर pH कितना है? 7 है। अब आपको एक बात और पता है, CO2 क्या ये एक ऑक्साइड है? यस, ये एक ऑक्साइड है, ठीक है ना। और कार्बन क्या होता है? अधातु होता है, तो ये एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। क्या है भाई? नॉन मेटल ऑक्साइड है, अधातु ऑक्साइड है, ये भी आपको पता है। और अधातु ऑक्साइड की मुझे पता है, आप लोगों को भी पता होगा कि मैंने अभी लास्ट लेक्चर में यहाँ पर करवाया था कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति अम्लीय होती है या क्षारीय होती है, ठीक है। तो उनकी प्रकृति आपने ही बोला था यहाँ पर क्या होती है? अम्लीय प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है? अम्लीय प्रकृति होती है। और अम्लीय यानी कि एसिडिक नेचर होने के कारण जब ये वाटर में मिलेगा तो वाटर का pH क्या कर देगा? 7 से कम कर देगा। वाटर का pH क्या कर देगा? 7 से कम कर देगा। और जैसे ही वाटर का pH 7 से कम हुआ तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ये 7 से ज़्यादा है, ये 7 है, ये 8 से ज़्यादा है, ये लेस देन 7, यानी कि 7 से कम होने वाला है pH। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मुझे लगता है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था हमारे पास और आप इसको आसानी से एग्जाम में कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। द pH वैल्यू ऑफ 14 इंडिकेट्स। pH 14 जो है हमारे पास, ये क्या शो करता है? क्या ये स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन को शो करता है? क्या ये न्यूट्रल है? क्या ये वीक एल्कलाइन या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड? तो आपको पता है यहाँ पर 7, इधर 14, इधर 0, तो इधर तो एसिड होता है, तो 0 पे स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल, और 14 पे क्या रहेगा? यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा, प्रबल क्षार। क्या होगा? प्रबल क्षार होगा। या फिर इसको क्या बोला जाए? एल्कलाइन। जो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं, जो पानी में घुलने वाले बेस होते हैं, उनको एल्कलाइन कहा जाता है ना। तो यही बात यहाँ पर है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उनको प्रबल क्षार कहा जाता है, जिनका pH क्या होता है? 14 होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हैपन्स इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर ऑब्टेनिंग न्यूक्लियर एनर्जी।
नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया या प्रक्रिया होती है, ये बात आपको बतानी है। और मुझे लगता है आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए जो सूर्य होता है, सूर्य यहाँ पर जल रहा है, ठीक है, तो वहां पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है जो एनर्जी बना रही है, तो वहां पर क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, नाभिकीय संलयन की, जिसको कि न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। और यहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर जो है, यहाँ पर उसमें क्या हो रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है, नाभिकीय विखंडन हो रहा है। और सूर्य की बात करेगा तो सूर्य में, सन में यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, द स्टैंडर्ड एलिमेंट चूजन फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास इज, आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान के लिए चुना गया मानक तत्व कौन सा है। और ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, यहाँ पर आप लोगों को पता है स्टैंडर्ड किसको माना गया है, कार्बन 12 को। कार्बन का एक आइसोटोप है जिसका द्रव्यमान संख्या 12 होती है, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, C12 बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हमने एज ए स्टैंडर्ड बोला है, जिसके रिलेटिव में हम क्या करेंगे, मासेज कैलकुलेट करेंगे, एटॉमिक मासेज, यानी कि परमाणु भार कैलकुलेट करते हैं किसी पूरे के पूरे जो भी एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कि पेंसिल में क्या होता है, पेंसिल कंटेंस, यहाँ पर क्या है पेंसिल में, आपको पता ही है, जिस पेंसिल से आप लिखते हो उसमें क्या रहता है, ग्रेफाइट होता है। क्या होता है उसमें, ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हेन मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट, यानी कि यहाँ पर Mg प्लस यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है बल, तुमको पता है यार, यहाँ पर मेटल सॉल्ट बनने वाला है। क्या बनने वाला है, मेटल सॉल्ट। यहाँ पर मेटल सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मेटल की रिएक्शन कभी भी एसिड के साथ कराते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और साथ ही साथ उसका मेटल का सॉल्ट बन जाता है, धातु का लवण बन जाता है। तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या बना, हाइड्रोजन एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बना हुआ है, मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये क्या है, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, कर सकते हैं इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, NaCl है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, और ये मोल्टन स्टेट में, कैसे स्टेट में, मोल्टन स्टेट में है। तो इसका विद्युत अपघटन कराएंगे हम, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, तो हमको क्या मिलता है, तो ध्यान रखना, इससे एक तो सोडियम सॉलिड मिलेगा, हमें सोडियम मेटल मिलेगा, और साथ ही साथ Cl2 गैस मिलेगी, क्लोरीन गैस मिलती है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर पिघले हुए सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्या निर्माण होगा, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन नहीं, सोडियम एंड हाइड्रोजन नहीं, सोडियम एंड क्लोरीन। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी हम इसका क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, तो सोडियम मेटल मिलेगा हमें, साथ ही साथ क्लोरीन गैस मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है ये चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ लाइमस्टोन, चूने के पत्थर का आणविक सूत्र क्या है। मुझे लगता है जो पहला लेक्चर हमने एमसीक्यू के किया था उसमें एक ऑप्शन में मैंने आपको ये बताया था कौन सा होता है, तो आप भी मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पर होता हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, CaCO3, चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट। आपसे और भी पूछा जा सकता है, संगमरमर जो होता है यहाँ पर, मार्बल, ठीक है, मार्बल का यहाँ पर केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो आपने सेम यही बात बतानी है, CaCO3 ही होता है। और ये आज के लेक्चर के यहाँ पर 20 क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए हैं। आज के वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं 10 लाइक। जैसे ही आप लोग यहाँ पर 10 लाइक यहाँ पर मुझे मिल जाते हैं इस वीडियो पे, तो आपको नई वीडियो इसके बाद मिल जाएगी। ठीक है ना, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे लगता है आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे अपने एग्जाम की, और आपको ये चीज़ें भी अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, कोई चीज़ प्रॉब्लम आती है आपको, तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट लिख सकते हैं कि आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं इनको समझने में, फिर उस हिसाब से चीज़ों को और अच्छा करने की कोशिश की जाएगी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।